दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक फाइनली फिर से 200 को क्रॉस कर गया और जो इस समय सिनेरियो बन रहा है कि स्टॉक आने वाले समय और बेहतर कर सकता है। लेकिन इसके बीच में जो चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। यानी जब कमाने का मौका आया तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं काफी ज्यादा। तो क्या है इसके पीछे की वजह और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। क्या आप टाटा स्टील में आने वाले समय शानदार तेजी बनेगी या फिर यहाँ पे और गिरावट होगी? एम के ग्लोबल सर्विस का क्या कहना है? उन्होंने यहाँ पे स्टील सेक्टर को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। दूसरी तरफ तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि कंपनी डिविडेंड कब देगी? टाटा स्टील का डिविडेंड कब मिल सकता है? उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ और बड़ी अपडेट है जिसको हम एक-एक करके जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले टाटा स्टील लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 203 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.26% की तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि शुरुआत कमजोर होती है 201 पर, क्योंकि 203 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। तो कमजोर शुरुआत के बाद यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बनने शुरू हुई। अच्छी बात है कि इसने 200 का स्तर आज नहीं तोड़ा है। आप क्लियरली देखो कि 200 का ही लो बना इंट्राडे का, वहां से ही इसने 204 का ही बना दिया है। तो अब एक उम्मीद जग रही है कि खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की। 125 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 211 का है जो भी पिछले जो बना था। और अब उम्मीद जग रही है कि ये 211 का लेवल तोड़ के नया हाई बनाएगा। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव संभावना इसमें दिखाई दे रही है इस समय। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए, वनडे के हिसाब से फिलहाल यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अभी तो इस समय ग्रीन है, लेकिन आप देखें फिलहाल वनडे का जो एवरेज देखें तो क्योंकि 211 से स्टॉक नीचे है, लेकिन 1 वीक का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव है। आप देखें इसमें करीब 3.11% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 11.29% के आसपास की शानदार तेजी बनी है। बात 3 मंथ की कर ले तो यहाँ पे करीब 15% की इसने स्टॉक ने तेजी बता दिया। और पिछले एक साल में 49% की दौड़ लगी। बहुत सारे स्टॉक पिछले एक साल में धराशायी हो गए, उनमें गिरावट हुई है। लेकिन टाटा स्टील ने अच्छा किया, पिछले एक साल में लगभग 50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर का रिटर्न भी देखे तो काफी अच्छा है, करीब 86% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में इसने 198% का जबरदस्त रिटर्न दिया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जिसने टाटा स्टील में निवेश किया उसको नुकसान नहीं हुआ, काफी अच्छा फायदा हुआ है। तो यहाँ पे एम के ग्लोबल ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है और उनका कहना है कि जो दिसंबर क्वार्टर है यानी Q3 वो इवेंटफुल रहा है मेटल स्पेस के लिए। यहाँ पे देख लो कि बहुत सारी कंपनियों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और उनका जो आउटलुक है वो भी इस समय काफ़ी बेहतर दिखा है। तो फेरस और नॉन फेरस सेगमेंट में जो इस समय ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और उनको लगता है कि आने वाले समय भी मेटल शेयरों में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा, क्योंकि खरीदारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एमके ग्लोबल ने वेदांता को लेकर यहाँ पे रीअफर्म किया उसकी रेटिंग को। उनका कहना है कि जो डीमर्जर की टाइमलाइन है वो 1 अप्रैल 2026 तक कंपनी ने फाइनल की है। ये इसकी इफेक्टिव डेट है, यानी 1 अप्रैल तक कंपनी का डीमर्जर हो जाएगा, जिससे में शेयरहोल्डरों को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि उनको 1 के बदले 4 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। वो 5 शेयरों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले समय भी संभावना पॉजिटिव बनेगी। दूसरी तरफ टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे देखो कि बिजनेस जो है वो काफ़ी फायदे में दिखाई दे रहा। रिसेंटली प्राइस हाइक हुए उसका भी बेनिफिट हुआ है और जो यूरोपियन प्राइस है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि करीब 100 पर टन यूरो के हिसाब से प्राइस इसकी बन गई है और 2026 के हिसाब से यूएस लेवल के हिसाब से ये एक बेहतर प्रदर्शन है। और इस हिसाब से भी देखें तो टाटा स्टील आने वाले समय भी और बेहतर करेगा। ग्रेविटा इंडिया की बात करें, यहाँ पर भी कंपनी ने 125 किलो टन का एक बड़ा प्रोजेक्ट कमीशन किया है। तो इस हिसाब से ये स्टील सेक्टर की कंपनियों को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है एमके ग्लोबल। एमके ग्लोबल का कहना है कि जो Q4 है उसमें और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा, यानी अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो फेरोस प्लेयर है उनके 3000 4000 पर टन के हिसाब से प्राइस रह सकती है। और यहाँ पे कोकिंग कोल की भी बात करें, यहाँ पे 15 से 20 पर टन डॉलर के हिसाब से प्राइस रह सकती है, तो इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एमके ग्लोबल का कहना है कि Q3 जो है वो बेहतर तो था, लेकिन जो मैनेजमेंट के कमेंट्स निकल के आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि Q4 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे देखो कि जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है मेटल सेक्टर में।
तो इससे देखो कि जो स्टील प्राइस का बेहतर प्रदर्शन आने वाले समय भी 10 से 15% की और क्वार्टर 3 के मुकाबले वृद्धि का योगदान देगा। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट के बयान है उसके हिसाब से क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 के मुकाबले अच्छा होगा, ऐसा लग रहा है एमके ग्लोबल को। अब यहाँ पे एक जो अपडेट निकल के आई वो काफ़ी चौंकाने वाली है। टाटा स्टील से लेकर रिलायंस इंडस्ट्री जो शेयरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस समय, उन शेयरों में रिटेल निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी ऑलरेडी घटा दी है। तो जहाँ पे कमाई का मौका था वहीं से रिटेल इन्वेस्टर निकल गए। इससे एक मेंटालिटी समझ में आ रही है कि उन स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर बने रहते हैं जो लगातार लॉस में होते हैं। उनको लगता है कि आने वाले समय लॉस कवर होगा, उन शेयरों को वो चिपके रहते हैं, कहीं निकलते नहीं। जबकि कोई अच्छे शेयर जो टाटा स्टील, रिलायंस जैसे शेयर थोड़ा बेहतर करने लगते हैं, वो जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि हमको यहाँ पे कुछ मिल गया, हमको कुछ फायदा हो गया है। यहीं पे सबसे बड़ी गलती रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, यानी जहाँ पे निवेश करना होता है वहीं पे वो निकल जाते हैं और ऐसे स्टॉक में बने रहते हैं जो हमेशा उनको लॉस देते हैं। इसकी वजह से बाजार में कहा जाता है कि 80-90% रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाते, सिर्फ जो बड़े फंड हाउस है वही पैसा कमाते, क्योंकि उनकी जो रणनीति होती है वही बिल्कुल उलट होती है। तो यहाँ पे करीब निफ्टी 50 में 10 ऐसी नामी कंपनियां जिनमें रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी, जबकि उनका बिजनेस इस समय काफी अच्छा है। तो उस लिस्ट की बात तो आपको बीएससी लिमिटेड दिखा देगी, जिसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, स्टॉक ने काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया। उसके बाद में नंबर 2 पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाई देगा, जहां पर भी रिटेल निवेशकों ने क्वार्टर 3 में अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया है। ये आप, जबकि रिलायंस ने बेहतर किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे उन्होंने बिकवाली कर दी है। नंबर 3 भी आप देखो तो एनटीपीसी लिमिटेड सरकारी कंपनी, जहां पे रिटेल निवेशकों ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे भी ट्रिम कर दिया है, काफी कम कर दिए। नंबर 4 पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिखा देगा, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम हो चुकी है क्वार्टर 3 में। उसके बाद में भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये भी एक अच्छी कंपनी, काफी अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन यहाँ पे रिटेल निवेशकों ने हिस्सेदारी अपनी बेच दी है, निवेश कम कर दिया है। इसके अलावा देखें तो टाटा पावर कंपनी में भी इन्होंने, निवेशकों ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया। आप देखें कि 43.36 लाख शेयर जो थे, शेयरधारकों की संख्या घट के 41.78 लाख पर आ गई है। तो यहाँ पे 1.5 लाख शेयर धारक यहाँ पे कम हो गए, निवेश उन्होंने कम कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से भी देखें तो आईओसी में भी होल्डिंग को घटा दी है शेयरधारकों ने। यस बैंक के अंदर भी निवेश घट गया, 61.65 लाख शेयरधारक थे जो घट के 60.14 लाख पर आ गए, यानी 1.52 लाख शेयरधारक यस बैंक में भी कम हो गए। इसके अलावा आईआरएफसी में भी अपनी होल्डिंग को इन्होंने घटा दिया है, यहाँ पे भी देखें तो करीब 1.4 लाख शेयरधारक कम हो चुके हैं आईआरएफसी में। अब टाटा स्टील की बात कर ले तो देखिए दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे 54.27 लाख जो शेयर होल्डर थे वो क्वार्टर 2 में थे, जो घट के अब देख सकते हो इस समय आपको सीधा 52.81 लाख शेयर धारक हो चुके हैं, यानी 1.46 लाख जो शेयर धारक है उन्होंने टाटा स्टील में अपनी होल्डिंग को बेच दिया, निवेश को बेचा है। यानी टाटा स्टील जब इस समय बेहतर कर रहा है, इन्होंने एक फ्रेश 211 का हाई बना दिया। रिटेल निवेशकों के पास वो शेयर नहीं है जिसमें उनको फायदा होता है, इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लॉस में रहते हैं। इसके उलट म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करे, बहुत भारी निवेश करे। आप देखिए जनवरी 2026 के हिसाब से करीब 190 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। आप क्लियरली देखो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 190 म्यूचुअल फंड ने टाटा स्टील में निवेश किया है, वैसे 67 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट किया है। तो ये आंकड़ा बहुत कम है, 67 के सामने 190 म्यूचुअल फंड का निवेश इस बात का सबूत है कि बड़े फंड हाउस ने जमकर खरीदारी शुरू कर दी है, क्योंकि अब यहाँ पे कमाने का मौका है। अब म्यूचुअल फंड की बात यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड चुनिंदा है तो जिसकी होल्डिंग ज्यादा है, तो यूटीआई लार्ज कैप ने यहाँ पे 185 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने भी 366 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा देखें तो एसबीआई निफ्टी 50 ने भी 2947 करोड़ का जबरदस्त एयूम किया हुआ है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी ईटीएफ ने भी यहाँ पे 780 करोड़ का एयूम किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 513 करोड़ का एयूम किया है। इसके अंदर यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ने 950 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एसबीआई एसएनबी बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ ने 2000 करोड़ का जबरदस्त एयूम किया है, और निप्पॉन इंडिया ईटीएफ ने भी 380 करोड़ का एयूम किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी भारी निवेश हुआ। तो आप क्लियरली देखो कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दिया टाटा स्टील में। अब बात करें डिविडेंड की, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, कंपनी साल में डिविडेंड सिर्फ क्वार्टर 4 के दरमियान ही देती है, पूरे साल में एक बार डिविडेंड देती है। आप ये देख ही सकते हो, इन्होंने मई 2022 में डिविडेंड दिया था, फिर 4 मई को इनका ऐलान था, फिर उसके बाद 2 मई 2023 को इन्होंने ऐलान किया डिविडेंड का, फिर 29 मई 2024 में डिविडेंड का ऐलान किया, तो फिर 12 मई 2025 में डिविडेंड, यानी मई महीने में ही डिविडेंड का ऐलान कंपनी करती है, उससे पहले डिविडेंड नहीं देती है। तो आप देख सकते हो कि अभी इस क्वार्टर में तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्वार्टर 4 के बाद कंपनी डिविडेंड का ऐलान करेगी और आपको डिविडेंड मिलेगा। लगभग ₹3.60 का डिविडेंड पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी दे। तो ये आप देखो कि
इसी हिसाब से डिविडेंड मिलने की संभावना बन सकती है। तो ₹3.60 का डिविडेंड Q4 में मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान है कि फिलहाल क्वार्टर डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।